अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू नोआज़ यूट्यूब चैनल। आई एम योर होस्ट पलवशा सईद और आज हमारे साथ मौजूद हैं नोआ के एक बहुत ही स्पेशल स्टार रामेश चौधरी, जिन्होंने PMS 2021 के इम्तिहान को पास करके पंजाब में 30th पोजीशन हासिल की है। आइए उनसे उनके इस जर्नी के बारे में कुछ सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रामेश। थैंक यू मैम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी इतनी बड़ी अचीवमेंट है। तो कैसे तासुरात हैं आपको, कैसा लग रहा है? रियली एक्साइटेड अबाउट द थिंग। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा। मैं भी पहले भी बात कर रहा था कि मैं तो हर 2-2 मिनट बाद PPSC की वेबसाइट खोल के देख रहा हूँ कि नाम रिमूव तो नहीं हो गया। तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड और मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा है। रियली रियली हैप्पी। और आपकी अपनी फैमिली के बारे में बताइए कि उनका क्या रिएक्शन था जब उनको पता लगा आपके रिजल्ट के बारे में? फ्राइडे वाले दिन एक्चुअली रिजल्ट अनाउंस हुआ ना, तो फ्राइडे को ही फर्स्ट हाफ में मैंने कॉल की PPSC और मैंने उनसे पूछा कि कब रिजल्ट आ रहा है। तो दे सेड कि मई में आ रहा है। तो आई वाज वेरी मच ईजी कि मतलब इन नियर फ्यूचर तो बिल्कुल नहीं आ रहा, तो अगले महीने आएगा। तो मैं बहुत ईजी था। ऑल ऑफ अ सडन मुझे दोस्त की कॉल आई कि यार रिजल्ट आ गया एंड यू क्वालिफाइड द एग्ज़ाम। तो मैंने 2 मिनट में इंटरनेट ओपन किया और चेक किया, घर कॉल की और एवरीवन वाज सच एक्साइटेड कि मतलब मैंने ऐसी खुशी पहले कभी देखी नहीं है। इससे पहले मेरे फादर एक दफ़ा रोए थे, आंखों में आंसू आए थे जब मेरा मैट्रिक का रिजल्ट आया था। तो दूसरी दफ़ा मैंने अब देखा, तो आप खुद ही आइडिया लगा लें कि तो मैट्रिक का रिजल्ट भी यानी आपका बहुत अच्छा आया था? हाँ, वो अपनी पूरी फैमिली में हाईएस्ट स्कोरर था मैं। अच्छा, मतलब आप हमेशा से अच्छे स्टूडेंट रहे हैं? काइंड ऑफ। ठीक है। अच्छा चले रामेश, अब हमारे देखने वालों को अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए। आई स्टार्टेड माई एजुकेशनल कैरियर फ्रॉम FG पब्लिक हाई स्कूल वाकंड। वहाँ से मैंने मेट्रिकुलेशन की और उसके बाद मैंने FG डिग्री कॉलेज से FSC की और आफ्टर दैट मैंने UG टेक्सटाइल में एडमिशन लिया एज एन इंडस्ट्रियल इंजीनियर और वहाँ से 2020 में मेरी डिग्री कंप्लीट हुई और उसके बाद मैंने 2020 में ही मैंने स्टार्ट कर दी प्रिपरेशन और 2023 में आई एम हैविंग अ सीट। और थोड़ा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, पेरेंट्स और सिबलिंग्स के बारे में। आई हैव 2 यंगर सिस्टर्स। एक की डिग्री अभी रिसेंटली कंप्लीट हुई है, दूसरी FSC में है और मेरी मदर हाउसवाइफ हैं और मेरे फादर POF में एज एन असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर सर्व कर रहे हैं। ठीक है। और आपको PMS की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? लाइक आपकी फैमिली में ऐसे होता है ना कि या पेरेंट्स हमें पुश करते हैं कि आपने ये करना है, या पीयर प्रेशर होता है, या आपकी अपनी इंस्पिरेशन या मोटिवेशन होती है कि नहीं आपने कुछ करना है। तो आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? इंस्पिरेशन तो एज सच मुझे फैमिली से तो नहीं मिली। फैमिली ने ऑलवेज़ मुझे इनकरेज किया कि आपने जो करना है यू कैन डू इट। और जब मैंने इंजीनियरिंग का डिसीजन लिया तब भी मेरा अपना डिसीजन था। मेरे फादर कहते हैं आप मेडिकल लाइन में जाओ, बिकॉज वो कैंट एरिया में जो एम्बियंस है ना वो मेडिकल का ज़्यादा स्कोप है। तो वहाँ पर फादर ने मेरे कहा कि मेडिकल में जाओ। मैंने कहा नहीं, मैंने इंजीनियरिंग में जाना है। तो वो भी मेरा सेल्फ डिसीजन था और मेरी फैमिली ने मुझे उसको सपोर्ट किया। और ये जो सिविल सर्विसेज में आने का था, ये मेरी इंस्पिरेशन कामरान लाशारी साहब थे, वो जो यहाँ पे DC रह चुके हैं इस्लामाबाद में, और उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा काम किया। और वो उनके काम की बेसिस पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार सिविल सर्विसेज द थिंग जिसमें बंदा एक्सेल कर सकता है और लोगों की हेल्प आउट कर सकता है। तो वहाँ से मैंने ये इंस्पिरेशन ली और घर वालों को कहा कि मैंने फील्ड छोड़नी है और मैंने सर्विसेज ज्वाइन की, सिविल सर्विसेज में आना। तो उन्होंने पहले कहा कि यार 4 साल की डिग्री है वो ज़ाया कर दोगे। मैंने कहा नहीं, ज़ाया नहीं करूँगा, आई जस्ट वांट टू गिव माई लाइफ अ चांस। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया और मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया और आज सारे हैप्पी हैं मेरे पे, माशाल्लाह। अच्छा, और आपका जो सफ़र स्टार्ट हुआ PMS की, जब आपने तैयारी शुरू की तो लाइक कितना ड्यूरेशन था जिसमें आपने कंसिस्टेंट रह के पढ़ाई की है? ड्यूरेशन तो एज सच मेंशन नहीं कर सकते। 2020 के बाद मैंने 6 महीने 7 महीने फील्ड वर्क किया एज ए ट्रेनिंग इंजीनियर कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स में। तो वहाँ पे उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, जॉब के साथ ही थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने वहाँ से रिज़ाइन दिया और जब मैंने रिज़ाइन दिया तो मेरे GM साहब ने एक फ्रेज़ बोली, ही सेड अ बर्ड इन हैंड इज़ बेटर देन 2 इन द बुश। जो हाथ में है वो कर लो, उस पर क्यों रिस्क ले रहे हो। मैंने कहा नहीं, मैं एक दफ़ा कोशिश करना चाहता हूँ। तो फिर वहाँ से मैंने रिज़ाइन पुटअप किया और फिर मैंने स्टार्ट किया। और फिर उसके बाद कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि 6 दिन पढ़ा, 6 घंटे पढ़ा, 7 घंटे पढ़ा। नो, मतलब मैं पूरी रात भी पढ़ना पड़ता था तो मैं पढ़ता था। आखिरी दिनों में तो मतलब खाना था, पढ़ना था और सोना था, उसके अलावा और कोई काम नहीं था। तो ड्यूरेशन स्पेसिफिक नहीं कह सकते। अच्छा, और इसमें ये होता है कि नॉर्मली जिन लोगों को पढ़ने की ज़्यादा आदत होती है, जैसे आपने अपनी मैट्रिक के रिज़ल्ट के बारे में बताया, तो जो लोग ज़्यादा पढ़ने के आदी होते हैं वो पढ़ लेते हैं आराम से। लेकिन जो लोग होते हैं ना, जो इतने पढ़ाई के आदी नहीं होते, इतने किताबी कीड़ा नहीं होते, उनको थोड़ी एफर्ट करनी पड़ती है पढ़ने के लिए। तो आप हमेशा से क्योंकि अच्छे स्टूडेंट थे तो इसलिए आपने यहाँ पे भी अपनी एफर्ट्स पुट करनी है, यहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ी? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर जो बुकिश पर्सन है वही सिर्फ क्वालिफाई कर सकता है। मैं बुकिश पर्सन बिल्कुल नहीं हूँ। यूनिवर्सिटी में भी कभी भी मैंने बुक्स के साथ इतनी दोस्ती नहीं की। आई ऑलवेज वांटेड टू मूव टुवर्ड्स स्मार्ट स्टडी। तो मैंने FSC में, मैट्रिक में, यूनिवर्सिटी में और इधर भी मैं स्मार्ट स्टडी की तरफ किया हूँ। मतलब मल्टीपल आर्टिकल्स मैंने पढ़े, ऑब्वियसली रिसर्च पेपर्स पढ़े, बुक्स भी काफ़ी हद तक पढ़ी जितनी ज़रूरी है। लेकिन वो कहते हैं ना कि किताब के साथ जुड़ के रह गए। नो, मैं क्रॉस क्वेश्चन भी करता था अपने दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ भी डिस्कशन करता था। तो उससे आई वुड से कि ज़्यादा बेहतर मैंने सीखा एज़ कम्पेयर टू बुक्स। बिकॉज
बुक के अंदर आप एक लिमिटेड डोमेन में रहते हो। दो के जो बुकिश पीपल हैं वो कहते हैं कि बुक ही सब कुछ है, बट आई वुड से कि बुक के अंदर आपका नॉलेज जो है वो रिजर्व लेवल पे रहता है। अगर आप ओपन डिस्कशंस करते हो तो आपके पास मल्टीपल आइडियाज़ और क्रिटिकल थिंकिंग वाली चीज़ें आती हैं जो कि कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए कंपलसरी हैं। तो आई वुड से कि बुक से ज़्यादा अगर आप दोस्तों के साथ मिलकर डायलॉग्स करोगे और क्रॉस क्वेश्चनिंग करोगे तो दैट वुड बी मच हेल्पफुल। ठीक है, चलें रामेश, अब आते हैं हम आपके रिटन एग्ज़ाम की तरफ, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की तरफ। आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क एंड पंजाबी थे। तो आपने तीनों में बहुत अच्छा स्कोर किया हुआ। लाइक पॉलिटिकल साइंस में भी आपका 129 स्कोर है, सोशल वर्क में 129 है एंड पंजाबी में 139 स्कोर है। तो मतलब आपने इतना अच्छा स्कोर कैसे लिया? कौन से ऐसे रिसोर्सेज थे जहाँ से आपने अपना कंटेंट पहला इकट्ठा किया? कौन सी बुक्स पढ़ी, इस बारे में बताइए। यूजली तो ये कहा जाता है ना कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पीएमएस के बहुत ज़्यादा ट्रिकी होते हैं और मार्क्स भी नहीं देते सही से। तो जब मैंने CSS की 21 की अटैम्प्ट दी थी मैंने, तो उसमें मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अपने रखे थे, इंटरनेशनल रिलेशंस, पंजाबी, US हिस्ट्री, जेंडर एंड क्रिमिनोलॉजी। तो अब यहाँ पर आया मैं तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि IR तो है ही नहीं सब्जेक्ट, तो उसके करीब करीब मुझे लगा पॉलिटिकल साइंस है। तो फिर मैंने हैविंग IR बैकग्राउंड, और IR में भी ऑलमोस्ट आई स्कोर्ड 130, अराउंड 129-130 स्कोर मैंने किया था। तो वो IR के बैकग्राउंड से जब मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नई सीखने को मिली। और अगर मैं कहूँ कि अगर एक बंदा जीरो से स्टार्ट करता है और पॉलिटिकल साइंस पे जाता है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग, और एक बंदा जिसने IR का पढ़ा हुआ है और वो पॉलिटिकल साइंस पे जाता है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगी। तो मुझे लगा कि IR का बैकग्राउंड होने की वजह से मुझे हेल्प आउट मिली है पॉलिटिकल साइंस में। और सोशल वर्क्स जो था सब्जेक्ट, उसका तो कंटेंट अवेलेबल था ही नहीं मार्केट में, वो सारा मैंने अपने ओन पे किया था। इंटरनेट से हेल्प ली, रिसर्च पेपर्स पढ़े, NGOs के बारे में पढ़ा, और वो जो कंटेंट था वहाँ पे वो मैंने पढ़ा और सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स बनाए। और पंजाबी भी मैंने CSS में रखी हुई थी, तो उसी कंटेंट को मैं फर्दर मूव करता गया और चीज़ें सारी पाइल अप करता गया। तो दैट वाज माय स्ट्रेटजी। ठीक है, और जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं PMS के, वो दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो CSS से डिफरेंट हैं, एक उर्दू है और एक GK है। तो आपने उर्दू और GK की तैयारी किस तरह से की? आई स्ट्रगल्ड अ लॉट इन उर्दू। मैं उर्दू में, लेकिन आपका उर्दू में अच्छा स्कोर है। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। इनफैक्ट मेरा एस्से का लास्ट पार्ट रह गया था, कंक्लूजन में लिख नहीं सका था अपने पेपर में। 61 स्कोर है आपका उर्दू में। जी, और मुझे लग रहा था कि मेरा उर्दू जो है वो फ्लो कट जाएगा। तो उर्दू, द थिंग वाज कि उर्दू के लिए मैंने क्लीदे उर्दू की बुक ली, दो कि मैंने वो पूरी पढ़ी भी नहीं है, अभी भी मेरे पास पढ़ी हुई है, मैंने सिर्फ 5-6 पेजेस ही पढ़े हैं। तो उर्दू के मैंने रिसर्च पेपर्स, आर्टिकल्स पढ़ना शुरू किए थे जावेद चौधरी साहब के जो एक्सप्रेस पे होते हैं। तो वहाँ से मैंने उर्दू थोड़ी सी अपनी सीधी की, और उर्दू की राइटिंग मेरी थोड़ी सी पैथेटिक है, तो मुझे लग रहा था कि वो एग्जामिनर को समझ भी आएगी या नहीं। तो उर्दू का अगर मैं ये कहूँ कि कहाँ से मुझे स्कोर मिला है, तो वो शेर याद करने से मिला। मैंने काफ़ी सारे शेर याद किए थे, दो आई एम नॉट पोएटिक पर्सन, बट एग्जाम के लिए मुझे प्रिपेयर करने पड़े, तो फिर मैंने वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए। इवन दो अगर फॉर एग्जांपल एक तशरीह है, वो जो क्वेश्चन आता होता है उसमें एक तशरीह के ऑलमोस्ट 20 मार्क्स होते हैं, तो उस 20 मार्क्स की तशरीह के अंदर मैंने 3 से 4 शेर ऐसे लिखे थे जो एज ए रेफरेंस यूज़ हुए थे। तो आई वुड से कि वहाँ से मुझे एक एज मिला है जो कि बाकी एस्पिरेंट्स को भी मिल सकता है अगर वो ये रूल फॉलो करें तो। और एज फार एज GK इज़ कंसर्न, GK का ये कहा जा सकता है कि वो एक इंडिपेंडेंट सोर्स से नहीं प्रिपेयर किया जा सकता। कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं पॉलिटिकल साइंस की एक बुक है, आप 2 महीने इसको प्रिपेयर करो तो यू विल पॉलिटिकल साइंस। GK का जो कॉन्सेप्ट है वो साथ साथ चलता है। लाइक जो 2 साल पहले मैंने MCQs पढ़े थे वो आज भी मोर और लेस रेलिवेंट और वो भी आ सकते हैं। तो उसको यही कहना चाहिए कि GK की प्रिपरेशन साथ साथ होती है। आप करंट अफेयर के साथ लिंक रहोगे, आप उसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर एक टॉपिक आपने करना है तो उसकी इन डेप्थ ऐसी आपने स्टडी करनी है कि उस टॉपिक में से ही आपने GK के क्वेश्चंस निकालने हैं, क्योंकि उसका कोई इंडिपेंडेंट कोर्स नहीं है। तो वो प्रिपरेशन के साथ साथ ही चलता है, उसका कोई इंडिपेंडेंट सोर्स मैं नहीं कह सकता। ठीक है, और आपने अपने नोट्स किस तरह से बनाए थे? लाइक पहले डिटेल्ड नोट्स बनाए थे, बाद में एग्जाम के लिए कोई शॉर्ट और बुलेट नोट्स बनाए थे, या वही नोट्स थे जो उनको आप एग्जाम में लेके चले थे? जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की ना तो मुझे ये सजेशन मिली थी कि आपने पहले तो कंप्लीट नोट्स बनाने, डिटेल्ड नोट्स 150 पेजेस के यूजुअली बनते हैं, मेरे एक सब्जेक्ट के इतने थे। तो कहा था कि इसको आपने 2 से 3 पेजेस पे कंपाइल करना, बिकॉज आपको आखिर में रिमेंबर करने के लिए आसानी होगी। बट वो मैंने कोशिश की थी बनाने की, बट मेरे से बने नहीं। तो फिर मैंने वो जो 120-130 पेजेस के जो मेरे कंप्लीट नोट्स थे मैं उन्हीं को लेके चला हूँ, और मैं उनको याद नहीं कर रहा था, मतलब मैं जस्ट उनको एक दफ़ा गो थ्रू कर रहा था। तो फिर एट द एंड ऑफ द डे ऐसा हो गया कि मुझे वो सारी चीज़ें, उनके कॉन्सेप्ट्स मिल गए, रट्टा मेरा बहुत वीक है तो इस वजह से मैंने उनको रट्टा भी नहीं लगाया था। तो वो चीज़ें मैंने अंडरस्टैंड कर ली थी, तो एट द एंड ऑफ द डे मुझे वो शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, और रिवीजन, क्योंकि शॉर्ट नोट्स अगर आपके पास नहीं होते, जैसे आपके पास दूसरे नोट्स थे जो आप अपने स्टार्ट से बना रहे थे, तो बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि एग्ज़ाम के दिनों में आके उनको रिवीजन करना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आपने मैनेज कर लिया था, आप रिवाइज कर लिया था सब?
मैंने उनको इतना गो थ्रू कर लिया, इतना उनको बार बार पढ़ा कि मुझे आखिर में तो ऐसे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और पीएमएस में ये थोड़ा सा एज मिलता है कि एक दिन में एक पेपर होता है, कंपलसरी का एक पेपर होता है, ऑप्शनल के एक दिन में 2 ही होते हैं। लेकिन वो फिर फर्स्ट हाफ में मुझे ऐसा टाइम मिल गया था कि मैं उन चीज़ों को ईजिली याद कर लेता होता था। क्योंकि अगर आप एक चीज़ को बार बार पढ़ते हो ना, स्टार्टिंग डेज में आपके 2 दिन लग जाते हैं उसको पढ़ने में, एक टाइम आता है आप आधे घंटे में पूरे नोट्स कंप्लीट कर लेते हो। तो फिर वो फेज़ आ गया था कि मैं आधे घंटे में रिवाइज कर लेता था ठीक है। और अब आते हैं पेपर अटेम्पटेशन टेक्निक्स और पेपर प्रेजेंटेशन की तरफ। तो ये भी कहा जाता है, ये भी शायद एक मिथ है कि जो पीएमएस का पेपर होता है रिटन एग्ज़ाम, उसमें आपको सीएसएस से ज़्यादा लिखना पड़ता है, ज़्यादा कुछ शीट्स लगानी पड़ती हैं और क्वेश्चन की लेंथ भी ज़्यादा होती है। क्या ऐसा है या ये कोई एक मिथ है? एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि पीएमएस में जस्ट आपका लेंथ मैटर करता है क्वेश्चन की, आपका कंटेंट मैटर नहीं करता, क्वालिटी मैटर नहीं करती, बल्कि क्वांटिटी मैटर करती है। तो आई वुड से कि नहीं, दिस इज़ रॉन्ग। कॉन्सेप्ट भी उतना ही मैटर करता है। अगर आप इरेलीवेंट लिख के आओगे, 10 शीट्स पे लिख के आओगे, तो दिस इज़ फॉर श्योर कि वो पास नहीं करेगा आपको। तो उसमें कंटेंट के साथ कंटेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है और उसकी क्वालिटी बहुत मैटर करती है। तो आई वुड से कि क्वालिटी होगी और पेपर प्रेजेंटेशन टेक्निक होगी। फॉर एग्जांपल आपने डायग्राम्स ऐड करनी है, आपने पिक्चर्स ऐड करनी है, टेबल्स ऐड करने हैं और मैप्स ऐड करने हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एज देती हैं। शुरू में मुझे ये लगता था कि ये तो जस्ट मतलब उन लोगों का काम है जो बेसिक साइंसेस के लोग हैं। मेरा इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड था, तो कभी मैप, वर्ल्ड मैप कभी देखा ही नहीं था डिग्री में। तो उसके बाद मैंने जब इन चीज़ों को गो थ्रू किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, ये भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, और आज साबित हो गया कि ये इतनी इंपॉर्टेंट है जी। अच्छा रामेश, आप क्योंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो आपका जो है वो माइनॉरिटी पे नहीं बल्कि ओपन मेरिट पे ही आपकी एलोकेशन हुई है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जब मैंने नोआ ज्वाइन की तो मुझे सारे यही कह रहे थे कि यार कोटे की 10 सीट्स हैं तो आपकी सीट तो पक्की है, तो आप क्यों आए हो यहाँ पे प्रिपरेशन करने, आप घर जाके ऐशी करो, रेस्ट करो। तो एकेडमी के प्रोफेसर्स ने कहा था, सर फरीद ने स्पेशली, कि आप इंशाल्लाह ओपन मेरिट पे आओगे, आपको कोटे की ज़रूरत नहीं है। तो उस टाइम मुझे नहीं लग रहा था कि ऐसा होगा, लेकिन जब कोटे ओपन मेरिट पे आया तो मतलब मुझे सर की वो बात याद आ गई। तो आज भी मैं सर को प्रॉपरली थैंक यू बोलता हूँ इस बात पर कि सर ने इतना मेरे पे कॉन्फिडेंस, मुझ पर यकीन किया और मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया। और उसके अलावा ये जो 10 सीट्स आई थी माइनॉरिटीज़ की, वो एज इट इज़ खाली चली गई हैं। तो इसमें आई वुड से कि अवेयरनेस का बहुत बड़ा फैक्टर है। माइनॉरिटीज़ को पाकिस्तान में स्पेशली और पंजाब में भी उस लेवल की अवेयरनेस नहीं है। स्पेशली पंजाब में, सिंध में तो बहुत ज़्यादा हिंदूज़ और वो बहुत माशाल्लाह हाईली प्रेस्टिजियस एरियाज़ में। तो पंजाब की जो माइनॉरिटी है वो अवेयर नहीं है एज सच, तो उनको अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस पूरी डोमेन में। ठीक है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि माइनॉरिटी के अवेयरनेस के लिए ऐसे कौन से स्टेप्स लेने चाहिए जिससे उनको भी पता हो? जैसे भी आपने कहा कि पंजाब में पूरी 10 सीट्स थी माइनॉरिटी के लिए, लेकिन वो खाली गई हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे इस हवाले से? इसमें तो जो अभी एफपीएससी ने रोल प्ले किया है, सीएसएस स्पेशल अनाउंस करके उन सीट्स को प्रोमिनेंट किया, तो इससे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मिली है। मतलब आज से 6 महीने पहले लोगों को इतना नहीं आइडिया था कंपेटिटिव एग्जाम्स के हैं, स्पेसिफिकली क्रिश्चियन कम्युनिटी को। तो जब उन्होंने अनाउंस किया तो उससे लोगों को आइडिया मिला कि यार ये भी एक पाथ है, इस साइड पर भी हमने जाना है। तो एक तो ये गवर्नमेंट लेवल पे जो रोल प्ले किया ये बहुत है। दूसरी बात है कि जो हमारी कम्युनिटी है उसमें एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसको एलिविएट करने के लिए मल्टीपल कोर्सेज और स्टाइपेंड्स वगैरह अनाउंस करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट लेवल को, और इंडिविजुअल लेवल पे लोगों को खुद अवेयरनेस की ज़रूरत है, अपनी पढ़ाई पे फोकस करें और इन चीज़ों पे आएँ। तो ऑब्वियसली अगले 10-15 साल में ये कम्युनिटी भी एलिवेट होगी और रिजल्ट देगी और कंट्रीब्यूट करेगी पाकिस्तान की प्रोग्रेस में। ठीक, और अब आते हैं आपके इंटरव्यू की तरफ। तो इंटरव्यू भी रिटर्न के बाद जो है वो एक अगली बला इंटरव्यू होता है, पीएमएस में भी और सीएसएस में भी। तो इंटरव्यू का एक और साइकोलॉजिकल और इंटरव्यू प्रोसेस आपका कैसा रहा? कोई ऐसा इंटरव्यू के दौरान कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट जो आप हमारे देखने वालों के साथ शेयर करना चाहें? डे 2 का तो बहुत ज़्यादा ट्रिकी गया था। मतलब व्हेन आई एंटर्ड, और जो साइकोमेट्रिक वाले साइकोलॉजिकल डॉक्टर ने क्वेश्चंस किए तो वो बहुत ज़्यादा मतलब वो डिफरेंट नेचर के थे। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दोज क्वेश्चंस। मैं जर्नल एकेडमिक चीज़ें याद करके गया था, अपने आप को प्रिपेयर करके गया था, तो वो चीज़ें उन्होंने पूछी नहीं। तो उसके अलावा जो फाइनल इंटरव्यू था वो भी बहुत ज़बरदस्त हुआ था। मतलब जब मैं एंटर हुआ तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर किया हुआ था कि मैंने उसमें ये मेंशन किया था स्पेसिफिकली कि आई बिलोंग टू क्रिश्चियन कम्युनिटी। तो जब इंटरव्यू ओवर हुआ तो चेयरमैन साहब सेड के जेंटलमैन हैव टू गिव यू सजेशन। मैंने कहा श्योर सर। कहते हैं आपने मेंशन किया दैट यू बिलोंग टू क्रिश्चियन कम्युनिटी, यू डोंट नीड टू मेंशन दैट थिंग, यू आर इक्वल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। तो आई फेल्ट वेरी प्राउड एट दैट टाइम कि यार वो जो चेयरमैन साहब थे, लेफ्टिनेंट जनरल साहब, उन्होंने बड़ा इस चीज़ को अप्रिशिएट किया और उन्होंने बड़ा नोटिस किया इस चीज़ को। और उसके अलावा एक फनी इंसिडेंट भी इंटरव्यू में हो गया था। उन्होंने पूछा अल्बेरूनी कौन है, दे सेड हु वाज अल्बेरूनी। वो टोकन क्वेश्चंस कर रहे थे, तो आई थॉट कि ये समवन एल्स जो मुझे नहीं पता, तो मैंने कहा नो सर आई डोंट नो। तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर गए। तो ऑल ऑफ अ सडन मुझे याद आ गया कि अल्बेरूनी कौन था। मैंने कहा सर आपने जो लास्ट क्वेश्चन किया है मैं आपको वो उसका आंसर करना चाहता हूँ।
तो ही सेड कि जेंटलमैन यू हैव मिस्ड द बोट। तो उस पर पूरा पैनल बड़ा हंसा इस बात पे। तो उससे मुझे ये माइंड में आया कि यार आई हैव मिस्ड द बोट, कहीं ये मेरा इंटरव्यू ना फेल कर दे। तो वो बड़ा माइंड में चल रहा था मेरे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार कंफर्टेबल हो गया काम। और मैंने सर से बाद में आके डिस्कस भी किया नोवा के टीचर से, तो दे सेड कि ये बड़ा पॉजिटिव जेस्चर है और इसमें एक आपके लिए बहुत ज़्यादा एज मिल सकता है। और आई स्कोर्ड 150+ मार्क्स, तो वाकई ही वो चीज़ बड़ी मेरी फेवर में गई थी। तो इंटरव्यू इस सेंस में मेरा बहुत अच्छा गया था। अच्छा, इंटरव्यू के दौरान जैसे क्वेश्चंस आप डिफरेंट आपसे पूछे जा रहे होते हैं, तो आपको उस वक्त आइडिया हो जाता है कि मतलब आप पास होने वाले हैं, एलोकेशन हो जाएगी, या उस वक्त ही आपको पता लग जाता है कि नहीं मतलब ये मुझसे नहीं हो सका या नहीं होगा? इंटरव्यू के अंदर जब मैं एंटर हुआ था तो आई वाज वेरी मच नर्वस बिकॉज 4 बंदों का पैनल है। इससे पहले भी मैंने एक इंटरव्यू फेस किया हुआ मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का, वो 10 बंदों का पैनल था और वो इससे ज़्यादा प्रेशराइज था। सामने कैमरा लगा हुआ था, सामने कोने पे एक टाइपराइटिस्ट था जो लिख रहा था सारी चीज़ें, और एक मोमेंट मेरा नोट हो रहा था। तो ये उससे कंपैरेटिवली लाइट था, लेकिन ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा था। तो एक्साइटमेंट लेवल और एक फियर होता है। तो जब मैं एंटर हुआ तो आई वाज अ बिट नर्वस, लेकिन जब मैं वहाँ से एग्जिट करके गया तो आखिर में जो चेयरमैन साहब ने क्रिश्चियन वाली बात बोली है, तो मैं हंसता हुआ बाहर आया था। तो आई वाज वेरी मच श्योर कि हो जाएगा, लेकिन ये नहीं पता था कि 150+ स्कोर आएगा या नहीं। तो नहीं, आपका इंटरव्यू सरप्राइजिंग अच्छा स्कोर है माशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा रामेश, नॉर्मली ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे वो CSS हो या PMS हो, ये कहा जाता है कि भाई आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है, बहुत कंसिस्टेंट रहना है घर में, और आखिरी दिनों में जो एग्ज़ाम जब नज़दीक होते हैं तो अपने कमरे में ख़ुद को बंद कर लेना है, और कोई दोस्तों के साथ आप हैंग आउट नहीं कर रहे, कोई बाहर नहीं जा रहे। तो आप मुझे ये बताएं कि कितना इम्पॉर्टेंट है कि हम साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन टच रहें, उनके साथ भी बाहर जाएँ, फैमिली टाइम भी अपना गुजारें, या वाकई में आपने ख़ुद को एक कमरे में बंद करके बस पढ़ाई करनी होती है और ज़िंदगी CSS या PMS को वक्फ कर देनी होती है? नहीं, कमरा तो चाहिए पढ़ने के लिए, ऑब्वियसली कमरा तो चाहिए, लेकिन ये जो कंसेप्शन है, मिसकंसेप्शन है कि आपने दोस्तों के साथ नहीं फिरना, टाइम वेस्ट होता है, फैमिली को टाइम नहीं देना, आप सारा टाइम पढ़ाई को दें अपना। तो आई वुड से कि ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है। तो आप बीइंग अ ह्यूमन पर्सन, एक बंदा 24 घंटे में 24 घंटे पढ़ नहीं सकता। मतलब उसको नींद भी चाहिए, उसको खाना भी चाहिए, उसको सोशलाइजेशन भी चाहिए, बिकॉज मैन इज अ सोशल एनिमल। उसके बगैर उसका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आई वुड से कि लोगों के साथ मिलना जुलना, क्रॉस क्वेश्चनिंग करना। मैं अपने कज़न के साथ जो भी पढ़ता था ना, फॉर एग्जांपल अगर एक दिन में मैंने एक फिलोसफर पढ़ा मैकियावेली, तो मैं पूरी की पूरी फिलोसफी अपने कज़न के साथ डिस्कस करता था। मैंने कहा यार आज मैंने ये चीज़ें पढ़ी हैं, वो मेरे से फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग करता था, यार इसका ये पॉइंट गलत है, यार इसने जो बात की एंड जस्टिफाइज मीन ये गलत है। मैं उस पर फिर अपने काउंटर आर्गूमेंट्स देता था। दो मैं उसके साथ एग्री कर जाता था कि ये बात ठीक कर रहे हो आप, एंड डजंट जस्टिफाई मीन्स, बट मैं उसको फिर एलेबोरेट करता था और वो फिर अपने आइडियाज शेयर करता था। फिर हमारी क्रॉस क्वेश्चनिंग होती थी। तो इससे बड़ी ज़्यादा चीज़ें ना एक क्रिटिकल एंगल मिलता है। तो आई वुड से कि ये क्रिटिकल एंगल ही रिटर्न में बेशक काम आए ना आए, लेकिन वो इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा काम आता है। तो फिर सोशलाइजेशन इज़ वन ऑफ द मेजर एलिमेंट्स। इससे आपकी क्रिटिकल एनालिटिकल स्किल्स जो है वो भी इम्प्रूव हो रही होती हैं। अच्छा, जो हॉबीज़ होते हैं आपके या जो भी फारिग वक्त के मशाइल होते हैं, वो एक एस्पायरेंट के लिए आप क्या कहेंगे कि उसकी क्या हॉबीज़ होने चाहिए जो उसको पढ़ाई में भी हेल्प करें? जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की थी तो मेरी हॉबीज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट थी। बाहर फिरना, स्नूकर खेलना और दोस्तों के साथ आना जाना, मूवीज़ देखना, ये चीज़ें थी। लेकिन जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मुझे काफ़ी सारी हॉबीज़ को स्किप करना पड़ा। बट मैंने स्नूकर भी कंटिन्यू रखी है, मूवीज़ भी देखना कंटिन्यू रखी हैं, जिम भी हस्बे तौफीक करता रहा हूँ। तो द थिंग इज़ कि ये सारी चीज़ें आप साथ लेके चलो, नो डाउट हॉबीज़ बहुत मुश्किल से ख़त्म होती हैं, तो आप उनको साथ लेके चलो, लेकिन आप उसकी इंटेंसिटी कम कर दो। मैं मूवीज़ बहुत ज़्यादा देखता हूँ और देखता था, और उससे मुझे फ़ायदा हुआ है। मतलब मैंने वॉर बेस्ड बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं, मैंने फिलोसॉफिकल मूवीज़ काफ़ी सारी देखी हैं, तो उनसे भी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा एनहांस होती है। तो आई वुड से कि आप अपनी हैबिट्स या हॉबीज़ वो रखें जो कि आपको सप्लीमेंट करें प्रिपरेशन में। मूवीज़ एक बहुत अच्छी हॉबी है। ऐसी मूवीज़ देखी जाएं या ऐसी बुक्स पढ़ी जाएं जो साथ आपको जो है वो कहीं ना कहीं हेल्प कर रही हैं आपके पेपर से। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, सराउंडिंग आपके फ्रेंड्स कितना मैटर करते हैं? लाइक अगर आपके इर्द गिर्द लोग ऐसे हैं जो आपको डीमोटिवेट करने वाले हैं या आपको कह रहे हैं कि आपसे नहीं हो सकता, तो आपका सेल्फ एस्टीम वैसे ही नीचे चला जाता है। तो आपके नज़दीक आपकी सराउंडिंग, आपके फ्रेंड्स कितने इंपॉर्टेंट हैं आपकी ज़िंदगी में किसी भी कामयाबी के लिए? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बाइबल की लाइन है, आई वुड लाइक टू कोट, कि बुरी सोबतें अच्छी आदतों को ख़राब कर देती हैं। तो अगर आपकी हैबिट्स अच्छी भी हैं और आपकी कंपनी बुरी है तो
आप वहीं के वहीं रह जाते हो। तो मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की, उससे पहले के जो मेरे दोस्त हैं उनके साथ मेरी डिस्कशन ऑल टुगेदर डिफरेंट डोमेन में होती थी। जब प्रिपरेशन स्टार्ट की तो उस टाइप की कंपनी डेवलप होने लगी। इवन तो यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर में ही हसन है, हफीज़ है, अवैस है, इस किस्म की कंपनी डेवलप होने लगी। तो फिर हमारी डिस्कशन ही इसी टॉपिक्स पे होती थी कि आज अमेरिका में क्या हुआ है, आज यूरोप में क्या चल रहा है, चाइना कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो हमारी वही डिस्कशन हमारी हैबिट बनती गई। तो फिर एट द एंड ऑफ द डे उस चीज़ ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया। तो सराउंडिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बिकॉज आप वो मोटिवेटेड रह नहीं सकते अगर आपकी वो कंपनी नहीं है और आप उस ट्रैक पे चल ही नहीं सकते। तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है इस पूरी जर्नी में। नोआ से आपके ताल्लुक़ के बारे में बात करते हैं। नोआ आपने कब ज्वाइन की, यहाँ कब आए, आपने रिटर्न की तैयारी यहाँ से की या सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी की? मैंने रिटर्न के कुछ सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल करंट अफेयर्स सर फरीद के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, वहाँ से मैंने प्रिपेयर किया। और उसके अलावा ऑनलाइन सेशंस थे बिलाल पाशा साहब के, डॉक्टर सस्सी के, वो मैंने काफ़ी सारे लिए, वो भी नोआ से एफिलिएटेड हैं। और उसके अलावा इंटरव्यू की मैंने फुल ऑन तैयारी यहाँ पर ही की। मैंने स्टार्ट भी यहीं से ही करना था, लेकिन फिर मेरे दोस्त कह रहे थे कि हम दूसरी जगह से प्रिपेयर करते हैं, तो फिर उसके लिए मुझे जाना पड़ गया। अदरवाइज़ मैंने मेरे घर के करीब ही है तो मैंने यही प्रिपेयर करना था। तो मैंने इंटरव्यू की यहाँ से प्रिपरेशन की और इंटरव्यू की प्रिपरेशन नज़र आ रही है कि नोआ ने जो करवाई। तो इंटरव्यू में मतलब नोआ ने आपको कैसे हेल्प किया इस सारे प्रोसेस में, और इंटरव्यू में मतलब लाइक आपने जो इंटरव्यू अपना पास किया है या जो एक आपका कॉन्फिडेंस लेवल आया है, आप नोआ को उसमें कहाँ रखते हैं? नोआ ने आपको कितना हेल्प आउट किया? नोआ का एलिमेंट तो इग्नोर किया जा ही नहीं सकता। मतलब वन ऑफ द मेजर रोल्स इन द ओवरऑल इंटरव्यू ऑफ माइन। तो नोआ के ने प्रिपरेशन, पहले तो लेक्चर्स हमारे होते थे यहाँ पे डेली बेसिस पे, उसके बाद सर के साथ 1-on-1 इंटरेक्शन होता था, स्पेशली सर फरीद और सर अली। और फिर उसके बाद इन्होंने मॉक्स कंडक्ट करवाए। इन्होंने एक उस टाइम के DIG साहब थे इस्लामाबाद के, मिसिंग द नेम, तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। तो उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया इस बात पे कि आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है और आपकी बेसिक साइंसेस कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो नोआ का रोल इस पॉइंट पे मैं बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकता। तो ये बड़ा सब्सटेंशिएटेड रोल था यहाँ पे। रामेश, हमारे देखने वालों को जो भी अभी जैसे अगले मंथ में PMS का एग्ज़ाम भी है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे या ओवरऑल प्रिपरेशन के हवाले से क्या गाइड करना चाहेंगे आप? अभी तो मतलब फॉर एग्जांपल द थिंग इज़ के अभी 20-25 दिनों में एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो आई वुड लाइक टू से कि अभी आप जो कंटेंट आपके पास अवेलेबल है उसी को आप पॉलिश करें। और सबसे ज़्यादा रोल इसमें होता है पेपर प्रेजेंटेशन का। PMS और CSS कंपेटिटिव एग्ज़ाम हर एक में प्रेजेंटेशन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो आई वुड से कि आप प्रेजेंटेशन पे काम करें, अपने सोर्सेज बनाएं जिसको आप कोट कर सकें पेपर में, मैप्स पे काम करें और कोटेशंस पे काम करें और डायग्राम्स और पिक्चर्स, इन चीज़ों पे काम करें। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमने एग्जामिनर को फैसिलिटेट करना है। एग्जामिनर ने हर बंदे के 20-20, 30-30 पेजेस नहीं पढ़ने, उसने जस्ट एक दफ़ा गो थ्रू करना है और उसको उस आइडिया हो जाता है। वो इतना एक्सपीरियंस है कि आप उसको डॉज नहीं कर सकते। आपने जस्ट उसको फैसिलिटेट करना है ताकि वो आपको एट द एंड ऑफ द डे फैसिलिटेट करे। तो अटेम्प्टिंग टेक्निक और अटेम्प्टिंग पैटर्न ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। पेपर प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। तो आई वुड हाईली सजेस्ट यू गाइस कि आप इस पे काम करें ताकि अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करें। थैंक यू वेरी मच रामेश, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।